हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। देखो, आज हम शुरू कर रहे हैं आपका न्यू चैप्टर विच इज अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनीज या फिर अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या आपको करना है, बेसिकली मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके कि डियर, इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है ना, इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में, वो अभी भी इंश्योरेंस कंपनी जो है उनका जो बिजनेस है वो बहुत कम सेगमेंट का बिजनेस है। सर, कम सेगमेंट का मतलब आज भी हिंदुस्तान में डियर बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोग हैं, देयर आर वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ पीपल जो इंश्योरेंस करवाते हैं या फिर इंश्योरेंस को लेते हैं। अब सबसे पहले तो इंश्योरेंस वर्ड का मतलब क्या होता है, और फिर आपकी इंश्योरेंस कंपनीज बेसिकली करती क्या है, किस बिजनेस को करती हैं, ताकि आप उनके अकाउंट्स को प्रिपेयर कर पाओ। और उसमें आपको टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, बट उससे पहले थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज का। तो पहले मेरे साथ लिखो डियर, यहां पे लिखो, यहां पे इंश्योरेंस। सबसे पहले लिखो इंश्योरेंस का मीनिंग। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, इट इज अ टेक्निक, इट इज अ टेक्निक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ये बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट की डियर एक टेक्निक होती है। कैसे होती है अभी मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा, बट इसमें लिखो दूसरा पॉइंट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच एन इंडिविजुअल, it is a contract in which an individual receives financial protection or financial protection or reimbursement, financial protection or reimbursement against possible losses, against possible losses। अब जो भी आपने यहां पे लिखा, मीनिंग लिखा, उसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, देखो, अब जरा लिखना बंद कर दो डियर, लिखना बंद करो, सामने देखो। मान लेते हैं आपके पास ना एक आदमी है, मान लो इंडिविजुअल वन। ठीक है, एक इंसान है इंडिविजुअल वन, और यहां पे इंडिविजुअल टू, और यहां पे इंडिविजुअल थ्री। ये तीन लोग हैं आपके पास। इन तीनों ने क्या किया, कुछ छोटा छोटा अमाउंट कंट्रीब्यूट किया। स्मॉल अमाउंट इन्होंने क्या किया, यहां पे कंट्रीब्यूट किया, कंट्रीब्यूटेड। इस स्मॉल अमाउंट को डियर हम कहते हैं आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम। ये प्रीमियम दिया जाता है आपकी इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को। और इंश्योरेंस कंपनी के पास एक फंड इकट्ठा हो जाता है जिसको बोलते हैं इंश्योरेंस फंड, इंश्योरेंस फंड। अब अगर इन तीनों इंडिविजुअल में से किसी को भी लॉस होता है फ्यूचर में, मान लेते हैं आपका पहला इंडिविजुअल जो है ना, इसको लॉस हो जाता है। इंडिविजुअल जो वन है आपका, इंडिविजुअल वन इनकर्स लॉस, इसको एक लॉस हो जाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जो इंश्योरेंस के फंड में पैसा इकट्ठा हुआ है, यहां पे ये तीन लोग नहीं है बेसिकली, ये 30 लाख लोग भी हो सकते हैं, 3 करोड़ लोग भी हो सकते हैं। यानी कि ये जो लोग हैं, ये आपके लैक्स में भी हो सकते हैं और आपके करोड़ों में भी हो सकते हैं। ठीक है, तीन लोग नहीं, मैंने तो छोटा सा एग्जांपल लिया है कि तीन लोगों ने पैसा कंट्रीब्यूट किया। 30 लाख, 3 करोड़, 30 करोड़ लोग भी हो सकते हैं। इन करोड़ों लोगों ने जब कंपनी को प्रीमियम के तौर पे एक छोटा सा अमाउंट कंट्रीब्यूट किया था, तो कंपनी के पास पैसा इकट्ठा हो गया इंश्योरेंस फंड के नाम पे। अब अगर किसी इंडिविजुअल को यहां पे लॉस बियर करना पड़ता है, तो कंपनी क्या करती है, उसी फंड में से डियर, उसी फंड में से इस आपके लॉस को झेलने के लिए कंपनी आपका अमाउंट जो है, यानी कि इंश्योरेंस क्लेम के नाम से, इंश्योरेंस क्लेम के नाम से इस इंडिविजुअल को पैसा दे दिया जाता है। ठीक है, यानी कि यहां पे इसको एक तरीके से आप कह सकते हो प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन या फिर रीइंबर्समेंट, इसको रीइंबर्समेंट इसको जो है दे दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है यहां पे आपका इंश्योरेंस का बिजनेस। यानी कि इन सिंपल लैंग्वेज डियर, अगर मैं थोड़ा सा और प्रिसाइज वे में यहां पे आपको लिखवाऊं, तो इसका मतलब होता है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस बिजनेस जो है, इंश्योरेंस बिजनेस
इंश्योरेंस बिजनेस इज अ बिजनेस ऑफ एवरेजिंग रिस्क। एवरेजिंग रिस्क। देखो इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, जितने लोग भी यहां पे छोटा छोटा रिस्क ले रहे हैं, छोटा छोटा रिस्क, और यहां पे अगर किसी का बड़ा रिस्क इनकर होता है, बड़ा लॉस इनकर होता है, तो कंपनी उसको एवरेज कर देती है। इसलिए इसको बोला जाता है इट इज अ बिजनेस ऑफ एवरेजिंग रिस्क। ठीक है, एक आखिरी लाइन मेरे साथ और लिख लो यहां पे डियर। जो आपके इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल्स बिजनेस भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स को बोला जाता है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड। और जो यहां पे इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, इंश्योरेंस की जो कंपनीज होती हैं जो आपका इंश्योरेंस करती हैं, उनको बोला जाता है इंश्योरर। इंश्योरर। तो ये होता है आपका छोटा सा बिजनेस, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा बिजनेस है ये आपका इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस इट इज अ टेक्निक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। कंपनी क्या कर रही है, छोटा छोटा अमाउंट लेके रिस्क को मैनेज कर रही है। कैसे मैनेज कर रही है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच इंडिविजुअल रिसीव्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और रीइंबर्समेंट अगेंस्ट पॉसिबल लॉसेस। कंपनी ने एक इंश्योरेंस फंड इकट्ठा किया, और अगर किसी को लॉस होता है तो कंपनी वहां पे पैसा आपका डिसबर्स कर देती है उसकी हेल्प करने के लिए। इसी को बोलते हैं आपका बिजनेस ऑफ एवरेजिंग रिस्क। ठीक है, तो एक बार इस पूरे कॉन्सेप्ट को डियर प्लीज नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। फिर मैं आपको लेके चलता हूं आगे आपके टॉपिक्स पे, कौन कौन से टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में कवर करने हैं। और पहला टॉपिक हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? प्रैक्टिकल टॉपिक। प्लीज नोट इट डाउन वीडियो पॉज करके जल्दी से। ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपने जो है इसको नोट कर लिया है। अब हम आपको लेके चलते हैं आगे। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। तो पहला टॉपिक लिखो यहां पे मेरे साथ, टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, यहां पे लिखो टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। इंश्योरेंस कंपनीज के केस में कितने टाइप्स के बिजनेस डियर हो सकते हैं, वो मैं आपको यहां पे लिखवाने जा रहा हूं। देखो बेसिकली आपके दो ही टाइप्स के बिजनेस होते हैं यहां पे। पहले टाइप का जो बिजनेस होता है, पहले टाइप का, वो होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। दूसरा जो बिजनेस होता है वो आपका नॉन लाइफ होता है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। ठीक है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। जो लाइफ इंश्योरेंस होता है डियर, आपने सुना होगा जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, एलआईसी के बारे में। यहां पे जो लाइफ इंश्योरेंस होता है बेसिकली, इसको हम इंश्योरेंस टर्म यहां पे ना यूज करके एक और डिफरेंट टर्म यूज कर सकते हैं। सर कौन सी टर्म डियर? यहां पे हम यूज कर सकते हैं लाइफ एश्योरेंस बिजनेस, या फिर लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। ठीक, अब यहां पे एश्योरेंस वर्ड क्यों आया बताता हूं। इंश्योरेंस का मतलब होता है किसी के लॉस को खत्म कर देना। लेकिन अगर कोई आदमी है मिस्टर एक्स, अब भगवान ने ही उसे बुला लिया, तो आप इंश्योरेंस कंपनी भगवान के पास थोड़ी जाएगी कि सर मिस्टर एक्स को वापस कर दो, हमने किसी का इंश्योरेंस करा रखा है। मिस्टर एक्स तो गए। तो यहां पे डियर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के केस में आदमी तो वापस नहीं आता, लेकिन उसकी फैमिली को एक एश्योरिटी दे दी जाती है। उसको श्योरिटी दे दी जाती है फैमिली को या फिर नॉमिनीज को, कि आपके अगर किसी भी रिलेटिव का यहां पे मतलब जिसका इंश्योरेंस हो रखा है, अगर उसकी डेथ होती है, तो उस केस में आपको एक एश्योर्ड अमाउंट दे दिया जाएगा। इसीलिए इसको यहां पे एश्योरेंस वर्ड भी यहां पे यूज किया जाता है। तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में आप लाइफ एश्योरेंस भी उसको कह सकते हैं। आगे जाके बहुत सारी टर्म्स आपको पढ़नी है डियर। इस चैप्टर में कुछ ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं, नई नई टर्म्स हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी। लेकिन पहली क्लास में एक्सपेक्ट मत करना कि मैं सारी चीजें बता दूंगा। तब भी पहली क्लास में हम पूरा प्रैक्टिकल टॉपिक करेंगे, लेकिन उसमें सारी चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। मैं बताऊंगा आपको कब क्या सीखना है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बताऊंगा बस वैसे वैसे मेरे साथ चलते रहो। तो ये था आपके दो टाइप्स के बिजनेस। अब लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का तो आपने दूसरा नाम लिख दिया। सर
क्या नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी कोई आपका इंश्योरेंस पॉलिसी होती है? इसका भी कोई दूसरा नाम होता है? यस, इसको हम बोलते हैं डियर यहां पे जनरल इंश्योरेंस। इसको हम क्या कहते हैं? आपका जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस। और ये जो जनरल इंश्योरेंस होता है ये बेसिकली 5 टाइप्स में डिवाइडेड होता है। 5 टाइप्स में, ठीक है। वैसे तो मेन टाइप्स 3 होती हैं आपके मॉडल के अकॉर्डिंग, बस 5 टाइप्स भी आपको दे रखी हैं, ठीक है। तो यहां पे जनरल इंश्योरेंस आपकी 5 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। पहला, पहला लिखो इसमें, फायर। फायर इंश्योरेंस, आग लगने की वजह से जो नुकसान होता है उसको बोलते हैं फायर इंश्योरेंस। दूसरा, दूसरा लिखो मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस डियर, मरीन का मतलब होता है, आपने सबमरीन देखा होगा या फिर जहाज देखे होंगे, या फिर आपने एक सबमरीन देखी होगी जो पानी के अंदर अंदर आपकी चली जाती है, ठीक है। तो यहां पे जो आपके शिप्स होते हैं और जो आपके मरीन होते हैं वो सबसे ज्यादा रिस्की बिजनेसेस में से एक होते हैं। अरे आप मुझे बताओ, आप समुंदर में, आप यहां से इंडिया से मान लो आप जा रहे हो समुंदर के रास्ते होते हुए, मान लो किसी और आपके कंट्री में, अब जो समुंदर है वो तो बहुत बड़ा है, जहाज में मोटर लगी हुई है, ठीक है, इसमें मान लो 200 तो 500 लोग हैं, क्या गारंटी है कि ये जहाज सही सलामत दूसरी कंट्री में पहुंच जाएगा? कोई गारंटी नहीं है, जीरो। बहुत एक नैरो परसेंटेज भी नहीं है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि जहाज डूब जाए। तो यहां पे डियर मैं आपको बता दूं, मरीन इंश्योरेंस के केस में 100% प्रोविजन बनाया जाता है, ठीक है। आपने शायद बैंकिंग चैप्टर अगर नहीं पढ़ा है तो आपको याद होगा, जो लॉस एसेट्स होती हैं उसमें 100% प्रोविजन बनाया जाता है। मरीन इंश्योरेंस में भी 100% रिस्क लिया जाता है, क्योंकि डूबने की पॉसिबिलिटी पूरी है। और वहां पे डूबा तो भैया आदमी भी खत्म होंगे और आपका पैसा भी जाएगा। तो एक मरीन इंश्योरेंस होता है जो कि बहुत रिस्की टाइप का बिजनेस है, वहां पे आपका इंश्योरेंस कराया जाता है। अब तीसरे टाइप का बिजनेस जो जनरल के अंदर आता है, तीसरा मेडिकल। मेडिकल आपका इंश्योरेंस, आपने देखा होगा आज के टाइम पे जो है मेडिकल इंश्योरेंस बढ़ गया है, और मेडिक्लेम पॉलिसीज जिसको हम हेल्थ इंश्योरेंस भी कहते हैं वो आपका सामने आ रहा है। हर कंपनी ऑलमोस्ट हेल्थ इंश्योरेंस अपने एम्प्लॉइज को चार्जेस काटने के बाद फ्री में दे देती है। सर चार्जेस काटने के बाद फ्री में दे देती है, यही तो राज है कॉर्पोरेट्स का, चार्जेस काटती है फिर फ्री में दे देती है। हाँ, ठीक है, आगे आ जाओ। चौथे टाइप का बिजनेस डियर, चौथे टाइप का, मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल बिजनेस, मोटर व्हीकल बिजनेस, ठीक है। इसके अलावा होता है आपका अदर्स। पांचवें टाइप में लिखो आपका अदर्स। अदर्स, अब यहां पे डियर जो बेसिकली आपके पहले 2 टाइप्स के बिजनेस हैं वो तो चलो ठीक, बाकी टाइप्स जो होती हैं डियर वो आपके एक्सीडेंटल में कवर होती हैं। एक्सीडेंटल आपके इंश्योरेंस में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कितने टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं, मेनली 3 टाइप्स के, फायर, मरीन, एक्सीडेंटल। तो चाहे आप मेडिकल कराओ, चाहे आप मोटर व्हीकल कराओ, चाहे अदर्स कराओ, वो सारे आपके एक्सीडेंटल के केस में आएंगे। डियर मरीन को अलग कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही रिस्की टाइप का बिजनेस होता है, ठीक। मेडिकल में आप जानते हो एक्सीडेंट अगर होते हैं, एक्सीडेंट का मतलब वो वाला एक्सीडेंट नहीं, लेकिन यहां पे मेडिकल इमरजेंसी भी एक एक्सीडेंट ही होती है। तो 3 मेन टाइप्स के आपके बिजनेस होते हैं और आपके 5 टोटल टाइप्स के जनरल इंश्योरेंस हो सकते हैं, ठीक है। अब डियर यहां पे हम देखते हैं इस चैप्टर के अंदर अपने को पढ़ना क्या क्या है। तो पहले एक काम करो, फ्रेश पेज निकाल लो यहां तक लिखने के बाद, ठीक है। फिर हम लिखते हैं आपके टॉपिक्स। एक बार इसको प्लीज नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आपके टॉपिक्स पे, क्या क्या टॉपिक्स आपको पहला बिजनेस यानी कि जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। जल्दी से इसको प्लीज नोट डाउन कीजिए, जल्दी से। ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। सर इतनी जल्दी कैसे नोट कर ले? तो लल्लू लाल ये कौन से बहुत सारे आइटम थे, इतनी तेज स्पीड होनी चाहिए आपकी कि वीडियो पॉज करके आप सारी चीजें जल्दी से नोट कर पाए, ठीक है। अब आ जाओ मेरे साथ, लिखो यहां पे टॉपिक्स टू बी कवर्ड।
सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल दो पहला लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का, लाइफ इंश्योरेंस या फिर एश्योरेंस का बिजनेस, लाइफ इंश्योरेंस या फिर एश्योरेंस बिजनेस। अब इसके अंदर लिखो टॉपिक्स, इसके अंदर लिखो आपके टॉपिक्स, टॉपिक्स। इसमें जो पहला टॉपिक आपको पढ़ना है वो है आपका कंप्यूटेशन ऑफ लाइफ एश्योरेंस फंड। आपको लाइफ एश्योरेंस फंड का जो बैलेंस है वो निकालना होता है, कैसे निकालना है वो हम देखेंगे आगे। दूसरा लिखो, दूसरा प्रिपरेशन ऑफ वैल्यूएशन बैलेंस शीट, वैल्यूएशन बैलेंस शीट। ठीक है, आपको एक वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनानी होती है। सर किस चीज का वैल्यूएशन, आगे देखेंगे। तीसरा लिखो, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। इसमें जो ये वाले दोनों टॉपिक्स हैं एडीआर आपको साथ में पढ़ाए जाते हैं टुगेदर, क्योंकि वैल्यूएशन बैलेंस शीट से सरप्लस निकलता है और उस सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक, हाँ सर। उसके बाद है डियर आपका आखिरी में कुछ नहीं, बाकी बची हुई थोड़ी सी थ्योरी जो कि हम आपके अगले टाइप के बिजनेस में कवर कर लेंगे। तो बेसिकली यहां पे कुछ भी नहीं बचता, यहां पे कुछ मत लिखो। ठीक है, छोड़ दो, यहां पे छोड़ दो। अब दूसरा जो टॉपिक आपको कवर करना है, दूसरे टाइप का बिजनेस, वो है आपका जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, जनरल इंश्योरेंस आपका बिजनेस। ये हम करेंगे आपके बाद में, पहले हम कवर करते हैं आपका लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस और आपका पहला टॉपिक विच इज कंप्यूटेशन ऑफ लाइफ एश्योरेंस फंड। मैं धीरे धीरे करके आपको कुछ टर्म्स बताऊंगा टॉपिक के साथ साथ, तो आपको समझनी है डियर। ठीक है, थ्योरी आपकी मतलब ये लगा लो 50 to 80% थ्योरी आपके प्रैक्टिकल के साथ ही खत्म हो जाएगी, जो बचेगा वो एंड में कवर कर लेंगे। कुछ कुछ डेफिनेशंस होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अब एक काम करो, इसको लिखो टॉपिक्स को, और पहला हेडिंग जो है डियर फिर से डाल दो। पहला हेडिंग यहां पे लिखो आपका पहला टॉपिक, ये वाला हेडिंग फिर से डाल दो आपका, स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग लाइफ एश्योरेंस फंड, लाइफ एश्योरेंस फंड, ये हेडिंग डाल दो। सर आपने तो कैलकुलेशन कहा था, अरे कुछ भी डाल दो यार, स्टेटमेंट डाल दो, कैलकुलेशन डाल दो, एक ही बात होती है। ठीक है, जल्दी से इसको लिखो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आपके पहले टॉपिक पे। डन, या आपने हेडिंग डाल दिया है? ऑल राइट डियर, अब आ जाओ मेरे साथ। देखो देखो, लाइफ एश्योरेंस फंड बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, बता देता हूं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, थोड़ी देर पहले एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल 1, फिर इंडिविजुअल 2, इंडिविजुअल 3। इन्होंने क्या किया, छोटा छोटा अमाउंट कंट्रीब्यूट किया, और कंट्रीब्यूट करने के बाद कंपनी के पास एक फंड इकट्ठा हुआ। इस फंड का नाम है यहां पे लाइफ एश्योरेंस फंड। ये लाइफ एश्योरेंस फंड जो होता है बेसिकली कंपनी के लिए एक रेवेन्यू आइटम होता है। इसमें से अगर कंपनी कोई क्लेम देती है तो वो इसमें से माइनस होता है। क्लेम देने के बाद डियर जो निकल के आता है वो आता है आपका बैलेंस ऑफ लाइफ एश्योरेंस फंड। यही आपका क्वेश्चन है बस। मतलब सिंपल लैंग्वेज में एक बार इसमें लिखो मेरे साथ, एक बार एक लिखो, फिर मैं आपको स्टेटमेंट बनवाता हूं। एक लाइन लिख लो, बस एक लाइन लिख लो, एक लाइन। इसमें लिखो, लिखो रेवेन्यू आइटम्स आर, या फिर इसमें लिखो रेवेन्यू इनकम्स आर एडेड, रेवेन्यू इनकम्स आर एडेड and revenue expenses,
revenue expenses are deducted to calculate the balance of लाइफ एश्योरेंस फंड। लाइफ एश्योरेंस फंड मतलब आप क्या करते हो, जो भी आपके रेवेन्यू आइटम्स होते हैं, जो इनकम होती हैं, प्रीमियम्स आपको मिलते हैं, वो आप ऐड कर देते हो, जो क्लेम्स आपको पे करने होते हैं वो आप माइनस कर देते हो, निकल के आता है आपका लाइफ एश्योरेंस फंड का बैलेंस। तो स्टेटमेंट बनाओ मेरे साथ, एक स्टेटमेंट यहां पे डियर मेरे साथ एक स्टेटमेंट बनाओ। स्टेटमेंट का फॉर्मेट बहुत सिंपल रहेगा, आपका बड़ा सा पर्टिकुलर्स और आखिरी में आपका अमाउंट। ठीक है, बड़ा सा पर्टिकुलर्स और आखिरी में आपका अमाउंट। ये एक स्टेटमेंट है, इसका कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं है, आप बिना इस फॉर्मेट के भी कर सकते हो। सबसे पहले रेवेन्यू आइटम। ठीक है, तो आपको क्या दिया होगा, पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस रेवेन्यू का दिया होगा। तो सबसे पहले यहां पे आएगा बैलेंस ऑफ लाइफ एश्योरेंस फंड। लाइफ एश्योरेंस फंड एज ऑन 31 मार्च 2000। ईयर, ये आपको प्रीवियस ईयर का बैलेंस क्वेश्चन में दिया होगा, एक गिवन रहता है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो 10 लाख रुपए का बैलेंस आपको दिया है। ठीक है, मैंने यहां पे एग्जांपल ले लिया, सपोज कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे आपके रेवेन्यू आइटम्स। लाइफ एश्योरेंस फंड निकालना है, उसमें हम ऐड करेंगे आपके रेवेन्यू आइटम्स। तो सबसे पहले आएगा डियर इंटरेस्ट अक्रूड। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटीज। अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी में जो पैसा प्रीमियम का आया वो इन्वेस्ट कर रखा है, तो इस इन्वेस्टमेंट से आपको इंटरेस्ट अक्रू होगा। अक्रूड का मतलब इंटरेस्ट पैदा होना होता है, रिसीव नहीं होता। ये अक्रूअल बेसिस पे इसको रिकॉर्ड करते हैं हम। अक्रूअल बेसिस का मतलब इंटरेस्ट ड्यू हो गया, मतलब अक्रू हो गया, और आपका ड्यू हुआ कि नहीं हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अक्रू होना चाहिए। तो यहां पे डियर इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटीज एक आपका आइटम ऐड करेंगे। मान लेते हैं आपका इंटरेस्ट अक्रूड 50,000 का है, 50,000। ठीक, और जो आपके प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है डियर, जो प्रीमियम आपको मिलने बाकी है, प्रीमियम आउटस्टैंडिंग, ये भी इसमें ऐड हो जाएंगे। प्रीमियम जानते हो ना, प्रीमियम वो अमाउंट होता है जो आपको अपने कस्टमर से मिलता है। तो आपके जो प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है, मान लो वो भी आपके 50,000 है। तो एक तो इंटरेस्ट अक्रूड और आपका प्रीमियम आउटस्टैंडिंग, ये दोनों क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे 1 लाख रुपीस। तो टोटल निकल आएगा आपका 11 लाख रुपए। बस दो ही इनकम होती हैं सर, बस दो। यस, बस दो, बहुत सिंपल है डियर। अब इसमें से आपको लेस करना है, लेस। जरा यहां ध्यान देना, पहला आइटम जो लेस करना है वो है आपके क्लेम्स आउटस्टैंडिंग। क्लेम्स आउटस्टैंडिंग। अब डियर जरा लिखना बंद कर दो, लिखना बंद कर दो। इधर देखो, इधर मैंने आपको बताया प्रीमियम इनकम है, क्लेम आपके आपके लायबिलिटी है या फिर आपका एक्सपेंस है। तो अगर आप इसमें से क्लेम माइनस कर दोगे, जो क्लेम आपको पे करना है, मैंने क्या बोला, जो क्लेम आपको पे करना है वो यहां पे इसमें से मैं माइनस कर दूंगा। मान लेते हैं वो क्लेम था आपका 2 लाख रुपए का, लेकिन 2 लाख रुपए में से डियर जो आपको पे नहीं करना, 2 लाख रुपए में से जो आपको पे नहीं करना, उसको बोलते हैं कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस। कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस, वो मान लेते हैं आपका यहां पे 1 लाख है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो नेट पेमेंट आप अपने क्लेम्स की करोगे वो आप मात्र 1 लाख रुपए ही करोगे। सर ये कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, बताता हूं डियर। आ जाओ इधर, अभी लिखना मत, कुछ भी मत लिखना। ठीक है, कुछ भी मत लिखना, इधर आ जाओ। यहां पे मेरे साथ एक हेडिंग डाल दो, री इंश्योरेंस बिजनेस। री इंश्योरेंस बिजनेस। देखो बात को समझना, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो आपके पास एक फैक्ट्री है, या मान लो एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने क्या किया, मान लेते हैं आपका एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी।
या मिस्टर एक्स और आपके बहुत सारे लोगों ने, मैनी अदर्स, बहुत सारे लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली आपकी 50 लाख रुपए की, या मान लो 5 लाख रुपए की पॉलिसी इन्होंने ली, ठीक है। अब 5 लाख रुपए की पॉलिसी इन्होंने ली थी एलआईसी से, एलआईसी कंपनी लिमिटेड से। अब यहां पे डियर एलआईसी ने क्या किया यार, कि 5 लाख रुपए का अमाउंट तो बहुत ज्यादा है, हमें पे करना पड़ेगा, अगर ये इनमें से कुछ लोग भी टपक गए तो, अगर कुछ लोगों की भी डेथ हुई तो हमें बहुत ज्यादा लॉस बियर करना पड़ेगा। तो यहां पे एलआईसी ने क्या किया, एलआईसी ने जो इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव किया था, ये प्रीमियम नहीं है, ये क्लेम का अमाउंट है जो इनको पॉलिसी का अमाउंट पे करना है, जितनी पॉलिसी इन्होंने ली थी कस्टमर्स ने। एलआईसी ने क्या किया, इस 5 लाख के रिस्क को, इस 5 लाख के रिस्क को 50% रिस्क को ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर कर दिया एक दूसरी कंपनी को। मान लो दूसरी कंपनी थी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन, ठीक है, दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। तो यहां पे क्या होगा, 5 लाख में से आधा रिस्क जो है डियर, आधा क्लेम अब जीआईसी को देना पड़ेगा। सर क्या ऐसा हो सकता है? यस, इसी बिजनेस को री इंश्योरेंस बिजनेस कहते हैं। री इंश्योरेंस, मैं एक बार थोड़ा सा यहां से गायब हो जाता हूं डियर, ठीक है। री इंश्योरेंस, यहां पे री इंश्योरेंस का मतलब क्या है, पहले आपके इंडिविजुअल्स ने इंश्योरेंस कराया एलआईसी से, इंडिविजुअल्स ने इंश्योरेंस कराया एलआईसी से, एलआईसी ने इंश्योरेंस कराया जीआईसी से। सर क्या ऐसा हो सकता है? यस, ऐसा होता भी है, ठीक है। अभी मैं आपको डिटेल बताऊंगा आगे। तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास यहां पे 50% रिस्क जो है ट्रांसफर हो गया। अब मान लेते हैं डियर, मान लेते हैं कि यहां पे जो एक्चुअल लॉस हुआ, इधर देखो, एक्चुअल लॉस मतलब जो इंडिविजुअल्स की डेथ हुई उसकी वजह से जो एक्चुअल क्लेम का अमाउंट बैठ रहा है वो 2 लाख है। भाई टोटल इंश्योरेंस का बिजनेस 5 लाख हुआ था, 5 लाख की पॉलिसी का। अब मान लो एक्चुअल लॉस आपका 2 लाख रुपए का है, तो 2 लाख में से डियर जो 1 लाख रुपए है वो तो आपकी एलआईसी को भरना पड़ेगा, 1 लाख रुपए। और जो आपकी जीआईसी है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसको भी यहां पे 1 लाख रुपए का रिस्क बियर करना पड़ेगा। तो डियर इसी प्रोसेस को कहते हैं आपका री इंश्योरेंस बिजनेस, यानी कि एक इंश्योरेंस का दोबारा से इंश्योरेंस करा देना। क्या ऐसा पॉसिबल है? यस। इंडिया में जो री इंश्योरेंस कंपनीज है डियर, वो आपकी मैं नाम बता देता हूं आपको। एक तो आपकी जीआईसी हो गई, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एक आपकी एक वो है लॉयड, लॉयड्स, लॉयड्स आपका क्या नाम है इसका, इंडिया। ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन इंडिया में ज्यादा कंपनीज नहीं है री इंश्योरेंस की, कुछ ही है, गिनी चुनी 2 4 5 कंपनी होंगी, गिनी चुनी। तो यहां पे डियर री इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, जो खुद एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरी कंपनी पे अपना रिस्क ट्रांसफर कर देती है, तो जो प्रीमियम वो रिसीव करेगी आप इन क्लाइंट से, उसका प्रीमियम भी आपको दूसरी कंपनी को देना पड़ेगा, यानी कि रेवेन्यू भी शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे डियर ये था आपका बिजनेस। अब देखो यहां पे एलआईसी को 1 लाख का नुकसान हुआ, यही 1 लाख का जो लॉस है डियर, इसी को, सॉरी, यहां पे जो जीआईसी को आपने ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर, इसी को री इंश्योरेंस कहा जाता है। और यही 1 लाख रुपए मैंने ऊपर आपका माइनस किया है, कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस, ठीक है। तो यहां पे ब्रैकेट में लिख दो एग्जाम्पल आपका 1, ठीक है, ये एग्जाम्पल 1 ले लो, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1, ठीक। डियर इसको जो मैं थोड़ा सा ना नीचे ट्रांसफर कर देता हूं, अदरवाइज यहां पे लिखने में मेरे को प्रॉब्लम आएगी। हाँ अब ठीक है, आ जाओ वापस, आ जाओ वापस। देखो ये था आपका एग्जाम्पल 1 में री इंश्योरेंस का बिजनेस, ठीक है। तो 2 लाख रुपए में से कंपनी को कितने पे करने, एलआईसी को आपका मात्र 1 लाख रुपए, ठीक। अब एक और चीज इसमें से लेस होती है डियर, एक और चीज, वो है आपका बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम ये क्या होता है बताता हूं डियर, ये क्या होता है बताता हूं। यहां पे लिखो आपका एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2, आ जाओ नीचे, नीचे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल किसका है? बोनस इन
रिडक्शन ऑफ प्रीमियम का, रिडक्शन ऑफ प्रीमियम का। देखो, जो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस होता है उसमें डियर प्रॉफिट्स की परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है, रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है। तो यहां पे जो आपका IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करता है, वो कहता है भैया आपको मैक्सिमम जो आपका प्रॉफिट है वो अपने पॉलिसी होल्डर्स को बांट देना है, ताकि जिसने पॉलिसी ले रखी है उसको फायदा पहुंचे। कैसे बताता हूं। मान लो एक आदमी है यहां पे मिस्टर एक्स, इसने क्या किया, इसने प्रीमियम पे किया, पेड प्रीमियम। आपका मान लेते हैं इसने 10,000 का प्रीमियम पे किया, किसको, LIC को। ठीक। अब डियर हुआ क्या कि इस 10 नहीं, इसको 50,000 ले लो, 50,000 का प्रीमियम पे किया, ठीक है। अब LIC ने क्या किया, अगले साल एक बोनस डिक्लेयर किया। बोनस डिक्लेयर्ड, आपका मान लो 10,000 रुपीज का बोनस यहां पे इंश्योरेंस कंपनी ने डिक्लेयर किया कि हर पॉलिसी होल्डर को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। डियर LIC क्या करती है, कैश में बोनस नहीं बांटती। कैश में बोनस ये ना देके अपने पॉलिसी होल्डर्स को फायदा पहुंचा देती है। कैसे, प्रीमियम के रिडक्शन में। भाई प्रीमियम तो इसको हर साल पे करना पड़ेगा, तो फर्स्ट ईयर में इसने कितना पे किया, 50,000। अब जब सेकेंड ईयर आएगा डियर, सेकेंड ईयर में जो आपका प्रीमियम 50,000 का था, तो यहां पे ये जो 10,000 का बोनस है, इस बोनस से क्या होगा, इसका प्रीमियम रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, इससे बोनस आपका रिड्यूस हो जाएगा आपके 10,000 से। तो यहां पे पॉलिसी होल्डर को कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, आपकी 40,000। लेकिन आप इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस कर रहे हो, तो आप किसकी तरफ से सोचोगे, सर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। भाई अगर आप LIC होते तो ये तो नुकसान हो गया ना अपना। यस, इसी नुकसान की बात मैं कर रहा हूं डियर। ये जो बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम है डियर, ये आपके लिए एक एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस, एक्सपेंस फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी। इसीलिए इस एक्सपेंस को ऊपर हम क्या कर रहे हैं, आपके रेवेन्यू में से माइनस कर रहे हैं। तो डियर ये जो बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम है, ये बोनस है जो प्रीमियम रिड्यूस करने के लिए आपने दिया है अपने पॉलिसी होल्डर्स को। नीचे टाइम टाइम दे दूंगा मैं आपको लिखने का। तो बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम यहां से लेस हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, 10,000 मतलब ये दोनों चीजें लेस करनी है बेसिकली। ये दोनों चीजें आपको लेस करनी है, ध्यान रखना। 1,00,000 भी और आपका ये 10,000 भी। ठीक है, तो 1,10,000 यहां से माइनस हो जाएगा। माइनस करने के बाद बताओ कितना बचेगा, ये आ रहा आपका 9,90,000। इसी को बोलते हैं आपका बैलेंस ऑफ लाइफ एश्योरेंस फंड। बैलेंस ऑफ लाइफ एश्योरेंस फंड। तो ये था आपका स्टेटमेंट जिसमें आपने निकाला लाइफ एश्योरेंस फंड का बैलेंस। पूरा एक बार फिर से समझा देता हूं डियर, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं फिर से। सबसे पहले यहां पे बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आएगा आपके लाइफ एश्योरेंस फंड का। ये क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन होता है, ये क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन होता है। उसके बाद आएगा आपका दो तरीके की इनकम। पहला इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटीज, ये भी गिवन होती है। प्रीमियम आउटस्टैंडिंग, ये भी गिवन होता है। तो ये दोनों आइटम्स आपको जो है गिवन रहते हैं। ठीक, तो इंटरेस्ट अक्रूड ऐड किया और प्रीमियम आउटस्टैंडिंग जो आपको मिलने वाला है वो ऐड किया। टोटल इनकम आपकी आ गई 11 लाख रुपए की। टोटल इनकम यहां पे आ गई आपकी 11 लाख रुपए की डियर, 11 लाख रुपए की। अब ये जो 11 लाख की इनकम आई, इसमें हम लेस करेंगे आपके दो तरीके के एक्सपेंसेस। पहला, क्लेम्स आउटस्टैंडिंग। मान लो आपको क्लेम पे करने थे 2 लाख रुपए के। ठीक, क्लेम पे करने थे 2 लाख रुपए के, बट उसमें से आपने री इंश्योरेंस करा रखा है, यानी कि रिस्क ट्रांसफर कर दिया, तो ये आपको पे नहीं करना। तो कितना पे करना है, 1 लाख रुपए। री इंश्योरेंस वाला कवरेज माइनस हो जाएगा। उसके बाद बोनस एंड रिडक्शन ऑफ प्रीमियम आपने कितना पे किया, 10,000। टोटल पेमेंट कितनी करी, 1,10,000। निकल के आएगा आपका बैलेंस ऑफ लाइफ एश्योरेंस फंड 9,90,000।
अब वीडियो पॉज करके एक बार प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको 10 सेकंड में लेके चलता हूं आगे, नीचे वाला पार्ट भी नोट डाउन करने का टाइम मैं आपको दे दूंगा। प्लीज नोट इट डाउन जल्दी से, जल्दी से इसको आपको नोट करना है। हाँ जी, डन। आई होप आपने इसको कर लिया है। अब आ जाओ डियर आगे, ये वाला पार्ट लिख लो जो एग्जाम्पल 1 मैंने आपको दिया था। प्लीज नोट डाउन एग्जाम्पल नंबर 1। ऑल राइट, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। अब लिखो डियर आपका आखिरी एग्जाम्पल, यानी कि आपका एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 जल्दी से नोट इट डाउन। सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने 3 बोल दिया। ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है, यू हैव नोटेड इट डाउन। सर, ऐसा भी होता है क्या कि लाइफ इंश्योरेंस करा लिया और कि डेथ हुई नहीं किसी की? डियर, इंडिया में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इतने लोग हैं, इतने लोग इंश्योरेंस कराते हैं, तो डेथ तो होती ही है, और एक्सीडेंट्स होते हैं, और बहुत हार्ट अटैक्स होते हैं, और पता नहीं क्या क्या होता है। सर डरा रहे हो? मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। जो री इंश्योरेंस वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था ना, वो एक्चुअली में होता है डियर। और इंडिया की सबसे बड़ी री इंश्योरेंस कंपनी है जीआईसी। आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना उसका बिजनेस कैसा है, पता लग जाएगा आपको। ठीक है, अब आ जाओ मेरे साथ, एक छोटे से नोट लिख लो यार मेरे साथ, एक चीज मैं बताना भूल गया आपको। क्वेश्चन में कभी कभार क्या होता है डियर, हम ना एक क्वेश्चन करने वाले भी प्रैक्टिकल, ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। क्वेश्चन में कभी कभार क्या होता है, उसमें गिवन होता है, नोट में लिख लो, नोट, क्लेम्स आउटस्टैंडिंग, claims outstanding are also known as claims intimated but not admitted. Claims intimated but not admitted. सर ये क्या है, बताता हूं। मान लो जैसे एक्स ने इंश्योरेंस कराया एलआईसी से, ठीक, और एक्स के नॉमिनी उसके वाइफ है या उसके घर वाले हैं, फैमिली है, और इसने 5 करोड़ का इंश्योरेंस कराया था। अब किसी दुर्घटना की वजह से अनफॉर्चुनेटली मिस्टर एक्स की जो है डेथ हो गई, ठीक। तो यहां पे डियर जो एलआईसी है ना, एलआईसी, ये क्या होगा कि एलआईसी अगर एडमिट कर ले, मत सॉरी, अगर इंटीमेट एलआईसी को कर दिया जाए, मान लो किसी फैमिली मेंबर ने एलआईसी को इंटीमेट कर दिया कि सर जो मिस्टर एक्स थे हमारे फादर थे, या फिर हमारा बेटा था, या फिर वाइफ, सॉरी वाइफ तो कह रहा हूँ, हस्बैंड थे, तो इनकी जो है डेथ हो गई है, आप हमें ये 5 करोड़ का जो है क्लेम दे दीजिए। एलआईसी के पास खबर पहुंच गई, इसको बोला जाता है क्लेम इंटीमेटेड, यानी कि इंटीमेट कर दिया गया है एलआईसी को। अब एलआईसी क्या करेगा? एलआईसी करेगा डियर आपका, क्या करेगा? चेकिंग करेगा। एलआईसी चेकिंग करेगा आपकी फॉर्मेलिटीज, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। तो हालांकि क्लेम तो देना ही पड़ेगा ना, लायबिलिटी तो है ही, तो इसी क्लेम को बोला जाता है क्लेम्स इंटीमेटेड
बट नॉट एडमिटेड। LIC ने एडमिट नहीं किया है कि आपको पेमेंट होगी, हाँ हो जाएगी वो मानते हैं, लेकिन अभी एडमिट कंपनी ने नहीं किया, इंटीमेट कर दिया है कि हाँ लायबिलिटी पैदा हो गई है। तो इस नाम से भी क्वेश्चन में ये आपको गिवन हो सकता है। ठीक है, लिख लो इसको नोट को, फिर आ जाओ मेरे साथ एक क्वेश्चन पे। जल्दी से नोट को लिखो, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, फिर आ जाओ मेरे साथ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। जल्दी से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। Claims outstanding are also known as claims intimated but not admitted. All right, I hope आपने इसको लिख लिया है। I hope आपने इसको लिख लिया है। Yes sir, लिख लिया है। आ जाओ मेरे साथ। Dear, क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 1। अब यहां पे डियर थोड़ा सा ना मैं इसको जो है यहां पे नहीं रहने देता हूं अभी नोट्स को। आपको क्वेश्चन में दिया है द रेवेन्यू अकाउंट, the revenue account of a life insurance company shows the life assurance fund as on 31st March 2026 as at 62,21,310। अच्छा, तो लाइफ एश्योरेंस फंड का बैलेंस आपको दे रखा है प्रीवियस ईयर का 62,21,310। बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग आइटम्स, इन आइटम्स को रिकॉर्ड करने से पहले आपको 62,21,310 रुपए का बैलेंस आपको लाइफ एश्योरेंस फंड का दे रखा है। पहला आइटम, क्लेम्स कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस, ये आप जानते हो क्या होगा। बोनस यूटिलाइज्ड इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, ये डियर आपका माइनस होगा। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटीज, ये ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग प्रीमियम ऐड होगा। क्लेम्स इंटीमेटेड बट नॉट एडमिटेड, ये आपके क्लेम्स आउटस्टैंडिंग है डियर। इस क्लेम आउटस्टैंडिंग में से जो री इंश्योरेंस का बिजनेस है 12,000 रुपए, वो माइनस किया जाएगा ताकि एक्चुअल आउटस्टैंडिंग क्लेम निकल आए। तो बस अब आप जानते हो आपको क्या करना है। अब आप जानते हो आपको क्या करना है डियर। मेरे साथ यहां पे बनाओ एक छोटा सा स्टेटमेंट। मैं यहां पे तो उसको नहीं लिख सकता बट इधर लिखूंगा थोड़ा सा। यहां पे लिखो मेरे साथ, स्टेटमेंट शोइंग लाइफ एश्योरेंस फंड। लाइफ एश्योरेंस फंड, देखो सारी चीजें मैं ना यहाँ पे लिख देता हूं, वैल्यूज बाद में डाल देंगे क्योंकि सारी चीजें आपको सेम दी हैं जो मैंने आपको स्टेटमेंट में लिखवाई थी। सबसे पहले आपको दिया है यहां पे बैलेंस ऑफ लाइफ एश्योरेंस फंड एज ऑन 31st March 2026। सॉरी मैंने रुपीज यहां पे लिख दिया, रुपीज ऊपर लिख देते हैं। आपको बैलेंस दिया है, पता नहीं कितना दिया अभी देख लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे डियर, इसमें हम ऐड करेंगे, यहां पे ऐड करने वाली चीजें आपका पहला इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटीज। ठीक, दूसरा आइटम आप क्या ऐड करते हो, प्रीमियम्स आउटस्टैंडिंग। प्रीमियम आउटस्टैंडिंग, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो निकल के आता है वो जो भी आएगा उसमें से हम लेस करेंगे, उसमें से हम यहां पे लेस कर देंगे, लेस क्लेम्स आउटस्टैंडिंग। यहां पे लिख दो क्लेम्स इंटीमेटेड बट नॉट एडमिटेड। डियर यहां पे जो अमाउंट आएगा इसमें से भी हम लेस करेंगे, ध्यान देना, इसमें से भी हम लेस करेंगे क्लेम्स अंडर री इंश्योरेंस या फिर कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस। लिख दो कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस। कवर्ड अंडर री इंश्योरेंस, इसमें से हम लेस करेंगे। सॉरी इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, इसमें से हम यहां पे लेस करेंगे। ठीक है, और इसमें से दूसरा आइटम जो लेस किया जाएगा दैट इज आपका बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम। बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, ये आपका जो दूसरा आइटम है यहां से लेस हो जाएगा
और आखिरी में निकल के आएगा आपका बैलेंस ऑफ लाइफ एश्योरेंस फंड, बैलेंस ऑफ लाइफ एश्योरेंस फंड। ठीक है, अब वैल्यूज डाल देते हैं जल्दी से। वैल्यूज 62 आपका 21,310, 62 21,310। अब इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटीज और आपका प्रीमियम आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट अक्रूड है 8,260 और 5,410। तो टोटल कर दो दोनों का कितना आ रहा है, 8,260 और प्लस 5,410, टोटल 13,670, 13,670 यहां पे ऐड कर देंगे, प्लस 62 21,310, 62 34,980। यहां पे हम इसको क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। अब इसमें से माइनस करेंगे क्लेम्स इंटीमेटेड बट नॉट एडमिटेड। ये आपको गिवन है आखिरी में 26,500 और 12,000 का री इंश्योरेंस है। तो डियर 26,500 में से 12,000 का री इंश्योरेंस माइनस कर दो, तो 26,500 माइनस 12,000 निकल के आ गया 14,500। यहां पे आप एक थोड़ी सी छोटी सी लाइन भी खींच सकते हो अलग से। ठीक है, ये 14,500। अब आपका बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम आपको कितना दे रखा है, 4,500 डियर, 4,500। तो 4,500 और 14,500 ये दोनों यहां से जो है लेस कर देंगे, यानी कि 19,000 आपका यहां से लेस हो जाएगा, 19,000 जो है यहां से आपका लेस हो जाएगा। ठीक, आप 62 34,980 में से 19,000 लेस कर दो, निकल के आ रहा है आपका 62,15,980। लो जी, ये था आपका पहला टॉपिक जो कि खत्म होता है आपका लाइफ एश्योरेंस फंड का। अब वीडियो पॉज करो, इसको एक बार प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर हम चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे आराम से। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। डन, क्या आपने इसको कर लिया है? हाँ जी, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है डियर। अब आ जाओ मेरे साथ अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। यहां पे नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ मेरे साथ। आपका नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग डाल दो मेरे साथ, आपका हेडिंग डाल दो वैल्यूएशन बैलेंस शीट। ऑल राइट डियर, प्लीज पुट डाउन द हेडिंग वैल्यूएशन बैलेंस शीट। वैल्यूएशन बैलेंस शीट, ये आपका सेकंड टॉपिक है आपके लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का। अब वैल्यूएशन बैलेंस शीट क्या होती है बताता हूं। पहले मेरे साथ डियर इसका आपका फॉर्मेट बनाओ, इसमें लिखो टू कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस, एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस, वैल्यूएशन बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। वैल्यूएशन बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, वैल्यूएशन बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। तो यहां पे फॉर्मेट बनाओ मेरे साथ, वैल्यूएशन बैलेंस शीट एज ऑन, ये आपको डेट जो भी क्वेश्चन में गिवन होगी डियर। ठीक है, छोटी सी बैलेंस शीट बनाओ मेरे साथ यहां पे। ये यहां पे आ जाएगी आपकी वैल्यूएशन बैलेंस शीट, ये लो सर, इतनी सी, यस इतनी सी।
सर इसमें क्या एसेट्स और लायबिलिटीज आती हैं? नहीं डियर, ये वैल्यूएशन बैलेंस शीट है, ये नॉर्मल बैलेंस शीट नहीं है। इसमें क्या आता है भी बताऊंगा मैं आपको। ऑल राइट, अब यहां पे आप लिखना बंद कर दो, लिखना बंद कर दो। इसका मतलब क्या होता है बताता हूं पहले। ऊपर आपने जो भी टॉपिक पढ़ा था वो था लाइफ एश्योरेंस फंड। वहां पे लाइफ एश्योरेंस फंड में आपने रेवेन्यू आइटम्स में से एक्सपेंसेस माइनस किए, तो नॉर्मली आपका प्रॉफिट निकल आना चाहिए। नहीं निकला, आपका निकला था लाइफ एश्योरेंस फंड का बैलेंस। अरे किसी भी बिजनेस में आप रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करते हो तो क्या निकलता है? तो प्रॉफिट निकलता है। लेकिन क्या ऊपर प्रॉफिट निकला? हाँ सर ये तो सोचने वाली बात है, प्रॉफिट तो निकला नहीं ऊपर। ऊपर तो आपने लाइफ इंश्योरेंस फंड का बैलेंस निकाला, क्योंकि वो रियल मेजर नहीं है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के प्रॉफिट का। लाइफ इंश्योरेंस फंड का बैलेंस तो वो बैलेंस है जो आपके पास बचा हुआ है, प्रॉफिट थोड़ी है वो। रियल प्रॉफिट निकालने के लिए डियर मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, जो आपको नहीं करनी। ठीक है, हमें अकाउंटिंग करनी है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है जो आपको नहीं करनी, वो हमें सिर्फ अकाउंटिंग करनी है। हमें अकाउंट्स में क्या आता है? बैलेंस शीट बनाना। कैसे बनेगी देखते हैं। सबसे पहले जो ऊपर आपने लाइफ एश्योरेंस फंड का बैलेंस निकाला था उसको हम पोस्ट कर देंगे यहां पे क्रेडिट साइड में। बाय लाइफ एश्योरेंस फंड, बाय लाइफ एश्योरेंस फंड एज पर, एज पर आपका बैलेंस शीट, या फिर जो भी स्टेटमेंट ऑफ आपने लाइफ एश्योरेंस फंड वहां पे बनाया था वो ऊपर जो बैलेंस निकाला था वो यहां पे आएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस आपका यहां आ जाएगा। अब डियर इसके डेबिट साइड में, सर ये बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट कहां से आ रही है? डियर यही आईआरडीए का फॉर्मेट है इंश्योरेंस कंपनी में वैल्यूएशन बैलेंस शीट का। ये नॉर्मल बैलेंस शीट नहीं है। बैलेंस शीट होती है इंश्योरेंस कंपनी की, वो अलग होती है, उसमें एसेट्स और लायबिलिटी होती है। ये वैल्यूएशन बैलेंस शीट का मतलब है प्रॉफिट लॉस निकालने वाली बैलेंस शीट। तो यहां पे डेबिट साइड में आएंगे आपकी नेट लायबिलिटी। टू नेट लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी एज पर एक्चुरीज वैल्यूएशन। तो जो भी नेट लायबिलिटी एक्चुरी आपको इवेल्युएट करके देंगे वो यहां पे आ जाएगी। ठीक, अब अगर लाइफ एश्योरेंस फंड में से एक्चुरी की नेट लायबिलिटी कम हुई तो आपके पास बचेगा सरप्लस, टू सरप्लस। यही होगा आपका नेट प्रॉफिट। ठीक, यानी कि आपका लाइफ एश्योरेंस फंड जो है वो ज्यादा था आपकी नेट लायबिलिटी से। लेकिन अगर आपका नेट लायबिलिटी ज्यादा हुई तो यहां बचेगा आपका डेफिसिट, यानी कि नेट लॉस। ठीक, इसका मतलब जो नेट लायबिलिटी थी वो ज्यादा थी आपके लाइफ एश्योरेंस फंड से। सर एक बात तो बताओ, ये लाइफ एश्योरेंस फंड तो हमने सीख लिया, लेकिन ये नेट लायबिलिटी किस चिड़िया का नाम है? बताता हूं डियर, पूरा बताता हूं। देखो यहां पे लिखो मेरे साथ, नेट लायबिलिटी। नेट लायबिलिटी बेसिकली होता क्या है कि इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड, इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल प्रोसेस। इस प्रोसेस में डियर क्या होता है मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो किसी ने, मतलब कोई कंपनी है और आने वाले फ्यूचर में, मान लो ये बहुत सारे ईयर्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, फ्यूचर ईयर्स, फ्यूचर ईयर्स। तो कंपनी क्या करती है, जितने भी फ्यूचर में प्रीमियम कंपनी को मिलने वाले हैं, फ्यूचर प्रीमियम्स, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेती है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर, सॉरी पहले लायबिलिटी निकलती है, फ्यूचर लायबिलिटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लायबिलिटी मतलब जो भी क्लेम्स आपको फ्यूचर में पे करने हैं उन सब की प्रेजेंट वैल्यू हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। सर ये प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू डियर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको बताया जाता है, अभी हमें एफएम नहीं सीखना। ठीक है, मैं बता सकता हूं, जैसे मान लो 10% का रेट है तो एक साल बाद वो 110 हो जाता है।
तो आप 100 को 110 से डिवाइड करोगे तो 0.909 आएगा। तो 1 साल पहले की प्रेजेंट वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करके आएगी। अगर आप 100 रुपए को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 90 रुपए 90 पैसे आएंगे, यानी कि 1 साल बाद 100 रुपए की वैल्यू 90 रुपए होगी। तो ऐसे ही आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है डियर, वो आपको अपनी लायबिलिटीज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज कितनी है। ठीक, ऑल राइट। तो यहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लायबिलिटीज निकालने के बाद अब कंपनी क्या करती है, एक्चुअरीज क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं आपके फ्यूचर प्रीमियम्स की। फ्यूचर प्रीमियम जो कंपनी को रिसीव होने वाले हैं। ठीक, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, आपकी लायबिलिटी ज्यादा होती है आपके प्रीमियम से, तो आपकी नेट लायबिलिटी निकल के आती है। नेट लायबिलिटी, इसी को बोलते हैं नेट लायबिलिटी एज पर एक्चुरीज वैल्यूएशन। सर ये एक्चुरी क्या होता है? एक्चुरी, एक्चुरी एक प्रोफेशन है डियर, प्रोफेशन। ठीक है, एक्चुरियल वैल्यूएशन एक प्रोफेशन होता है। आप इंडियन एक्चुरी बन सकते हो। इंडिया में बहुत ही गिने चुने एक्चुरी होते हैं, और ये एक्चुरी बेसिकली मैथमेटिशियन होते हैं। बहुत एक्सपर्ट मैथमेटिशियंस, खतरनाक मैथमेटिशियन होते हैं, जिनका बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोर्स होता है और आपका कॉम्प्लेक्स आपकी कैलकुलेशंस होती हैं। ठीक है, तो आपको एक्चुरियल कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क करना है, जो है आपकी वैल्यूएशन बैलेंस शीट। तो आपको वैल्यूएशन बैलेंस शीट में ये गिवन होगी वैल्यू, ये पुट कर देनी है। ठीक है, लाइफ एश्योरेंस फंड आपको निकालना आ गया है, तो बैलेंसिंग फिगर से निकल के आएगा आपका सरप्लस। बस यही होती है आपकी वैल्यूएशन बैलेंस शीट। वीडियो पॉज करो, इसको एक बार प्लीज नोट डाउन करो, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखवाता हूँ डियर। प्लीज प्लीज वैल्यूएशन बैलेंस शीट को एक बार नोट कर लो, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाता हूँ, फिर हम चलेंगे आपके क्वेश्चंस पे। ऑल राइट डियर, प्लीज नोट इट डाउन। डन, आई होप आपने इसको कर लिया है। अब आ जाओ आगे, ये वाला पार्ट भी नोट कर लो। ये वाला पार्ट भी एक बार नोट कर लो, नेट लायबिलिटी वाला। ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। आई होप आपने जो है इसको नोट कर लिया है। ठीक है, तो अब आ जाओ मेरे साथ आपके कुछ पॉइंट्स पे, लिखो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पॉइंट समझने पड़ेंगे। लिखो पहला, इंटरिम बोनस is paid in cash during the year to the policy holders. पॉइंट्स का मीनिंग बाद में समझाऊंगा, पहले लिखो दूसरा पॉइंट। एज पर, एज पर सेक्शन 28 of
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 1956 95% of the 95% of the profit of life insurance business must be distributed to the policy holders by way of bonus by way of bonus by way of bonus तीसरा लिखो remaining 5% has to be utilized for such purpose as the government may determine. ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यहां पे मीनिंग समझो पूरा। जो आखिरी के 2 पॉइंट्स हैं ये तो आपका स्टेटमेंट बनाने के काम आएंगे, ठीक। अब ये वाला पॉइंट भी आपके स्टेटमेंट में काम आएगा, जो ये वाला है ये भी स्टेटमेंट में काम आएगा। तो सर सारे ही काम आएंगे? यस, ठीक है। सर आपने समझाया नहीं अभी तक। हाँ, बाद में समझाऊंगा। लिखो आगे इसको। डियर वीडियो पॉज करके पहले लिख लो जल्दी से, फिर मैं आपको स्टेटमेंट बनवाता हूं आपका डिस्ट्रीब्यूशन का। सर कौन सा? तीसरा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। डियर, जो ऊपर आपने प्रॉफिट निकाला उसको बांटा जाएगा, यानी कि उसका अप्रोप्रिएशन टाइप, ठीक है। जल्दी से इसको लिखो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं अगले टॉपिक पे। तो लेकिन ये तो गलत बात है, आपने कुछ भी नहीं समझाया। आप बस सब्र करो, ये तीनों पॉइंट्स आपके स्टेटमेंट में कवर्ड होंगे डियर, यहां पे बताने का कोई फायदा नहीं है। ऑल राइट, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। आई होप आपने तीनों पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं डियर। अब यहां पे लिखो, बनाओ मेरे साथ आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट ब्रैकेट में लिखो फॉर्मेट। मैं ना फिगर्स एग्जांपल लेके बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट कुछ नहीं होता, बस वही है पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा और कुछ नहीं है। बस सबसे पहले ऊपर आपने एक वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनाई थी और यहां से क्या निकाला था? नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट डियर स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपके डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट का। तो यहां लिखो नेट प्रॉफिट एज पर वैल्यूएशन बैलेंस शीट। प्रॉफिट एज पर वैल्यूएशन बैलेंस शीट। मान लो प्रॉफिट आपको दे रखा था ऊपर 5 लाख रुपीस का, ठीक है। 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट ऊपर आपने निकाला। अब होता क्या है डियर, होता क्या है, ये प्रॉफिट आपने वैल्यूएशन बैलेंस शीट से निकाला है। अब साल के बीच में कंपनी क्या करती है डियर, जैसे ईयर है, आईआरडीए कहता है और इवन आपकी एलआईसी के एक्ट में लिखा हुआ है कि आप जो भी प्रॉफिट कमाओगे 95% अपने पॉलिसी होल्डर्स को बांट दोगे बोनस के रूप में। अब बोनस 2 तरीके का होता है। एक तो आप उसका प्रीमियम कम कर दो, जो आपने ऊपर पढ़ा था बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम। अरे आपने ऊपर क्या किया था? ऊपर देखो आपने क्या किया था। यहां पे जब आपने क्वेश्चन किया था तो बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम आपका एक्सपेंस होता है, तो वो आपके आपके माइनस हो गया था इनकम में से, कि आपने प्रॉफिट बांट दिया तो इनकम में से माइनस हुआ था, यानी कि एक्सपेंस मान के उसको आपने माइनस किया था, ये आपका बोनस था।
लेकिन बोनस एक और भी होता है डियर, बोनस एक और भी होता है। सर कौन सा बोनस? दूसरा बोनस होता है कैश वाला बोनस। आप कैश में भी अपना बोनस बांटते हो, लेकिन ये साल के बीच में आपको बांटना पड़ता है। इसी बीच वाले बोनस को बोलते हैं इंटरिम आपका बोनस। जैसे डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड साल के एंड में डिविडेंड डिक्लेयर होता है, लेकिन अगर आप साल के बीच में ही डिविडेंड बांट दो तो इंटरिम डिविडेंड। सेम वे में इंटरिम बोनस आपका ये होता है, इंटरिम बोनस। तो डियर, ये इंटरिम बोनस वो बोनस है जो आपने बांट दिया, लेकिन ये क्या था? ये आपका प्रॉफिट ही था। अरे यार मुझे एक बात बताओ, आपके पास 5 लाख का प्रॉफिट बचा बचा बैलेंस, और आप 1 लाख का डिविड जो इंटरिम बोनस है वो बांट चुके हो, तो ये 1 लाख भी तो प्रॉफिट ही था। इसका मतलब बोनस देने से पहले आपका 6 लाख का प्रॉफिट हुआ होगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ गया है। यस सर, ये इंटरिम बोनस हमने बांट तो दिया है, लेकिन ये प्रॉफिट ही तो था। अगर ना बांटते तो क्या होता? प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचता। तो डियर, यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, जो आपने यहां पे एक मिनट इसको रब कर दूं, ये स्लो क्यों चल रहा है भाई? हेलो हेलो, हाँ हो गया। जो आपने इंटरिम बोनस बांटा, इसको मैं क्या करूंगा, यहां पे ऐड बैक कर दूंगा। ऐड ऐड इंटरिम बोनस, इंटरिम बोनस पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो भी प्रीवियस ईयर में आपने बोनस बांटा होगा, वो यहाँ पे वापस से मैं ऐड कर दूंगा। मान लो 1 लाख का बोनस आपने बांटा था, तो बोनस देने से पहले का जो प्रॉफिट था वो पक्का पक्का आपके पास 6 लाख का रहा होगा। यही आपका नेट प्रॉफिट था। ठीक, हाँ सर। अब डियर, कभी कभार कंपनी क्या करती है, कंपनी कहती है कि देखो 6 लाख का प्रॉफिट तो है, इसमें से हम कुछ पैसा बचा लेते हैं। तो पैसा अगर कंपनी बचाएगी तो इसमें से लेस हो जाएगा अमाउंट टू बी कैरीड फॉरवर्ड, अमाउंट टू बी कैरीड फॉरवर्ड, कैरीड फॉरवर्ड, या फिर अमाउंट प्रपोज टू बी, तो लिख दो प्रपोज्ड टू बी कैरीड फॉरवर्ड। मतलब कंपनी इसमें से पैसा बचाना चाह रही है। मान लो 2 लाख रुपए इसमें से कंपनी ने बचा लिए। ठीक, तो यहां पे बचेगा कंपनी के पास बैलेंस 4 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का। ठीक, अब डियर, अब आते हैं ऊपर, जो हमने ऊपर पॉइंट्स लिखे हैं उन पे, ऊपर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उनके ऊपर आते हैं डियर। आ जाओ मेरे साथ ऊपर वाले पॉइंट्स पे। दूसरा पॉइंट पढ़ो। पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया, मैंने आपको समझा दिया। इंटरिम बोनस है, साल के बीच में दिया जाता है। एज पर सेक्शन 28 of Life Insurance Corporation Act 1956, 95% of the profit of the insurance business must be distributed to the policy holders by way of bonus. आपको इसमें से 95% बोनस बांट देना है आपके पॉलिसी होल्डर्स को। तो इसमें से क्या होगा, मैं निकाल लूंगा आपके पॉलिसी होल्डर्स का 95%। ठीक है, 4 लाख निकला है बैलेंस। अब शेयर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, शेयर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स 4 लाख का डियर 95% आप एक बार यहां पे निकाल दो। 4 लाख का 95% कितना होता है सर? ये 4 लाख का 95% आ जाएगा आपका 3 लाख, आपका 80, 3 लाख 80। डियर, ये 3 लाख 80 जो है, इसमें आप ऑलरेडी कुछ बोनस ऑलरेडी अपने पॉलिसी होल्डर्स को बांट चुके हो। जो लाइफ इंश्योरेंस LIC क्या कह रहा है कि 95% प्रॉफिट बांट दो। अरे कुछ 1 लाख रुपए तो हम पहले ही बांट चुके हैं, तो दोबारा थोड़ी बांटेंगे। तो यहां से डियर लेस हो जाएगा वापस से ये ही वाला इंटरिम बोनस ऑलरेडी पेड, इंटरिम बोनस ऑलरेडी पेड, या फिर डिविडेंड ऑलरेडी पेड। तो 1 लाख रुपए क्या हो जाएंगे यहां से माइनस, तो यहां बचेगा आपका अमाउंट ड्यू टू पॉलिसी होल्डर। ये वो अमाउंट आएगा 2,80,000 जो आपको अपने पॉलिसी होल्डर्स को पे करना है। और डियर आखिरी में आपको एक चीज और निकालनी पड़ेगी,
शेयर ऑफ शेयर होल्डर्स। सर शेयर होल्डर्स का मतलब यहाँ पे 95% आपने पॉलिसी होल्डर्स को दिया था, तो 4 लाख का बचा हुआ 5% आपके शेयर होल्डर्स का पार्ट रहेगा, यानी कि 20,000। यहां पे आके आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट खत्म होता है। इसको एक बार प्लीज वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। फिर और क्लैरिटी के लिए डियर मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन कराता हूं, ताकि और क्लैरिटी आपको मिल जाए। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रॉफिट उठाना है। वैल्यूएशन बैलेंस शीट से 5 लाख का उठा लिया। अब इसमें वापस ऐड करो इंटरिम बोनस जो ऑलरेडी पे कर चुके हो, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। उसमें से माइनस कर दो वो अमाउंट जो कंपनी को बचाना है, तो बचा हुआ प्रॉफिट आपको बांटना पड़ेगा। 95% पॉलिसी होल्डर्स का हिस्सा है 380। इसमें से ऑलरेडी 1 लाख रुपए आप उनको बोनस के रूप में दे चुके हो, तो और कितना पे करना है अमाउंट ड्यू टू पॉलिसी होल्डर्स 280। और शेयर ऑफ शेयर होल्डर्स आपका इसका 5% आ जाएगा 20,000। ऐसे ही बनती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट। इसको वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन पे। ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। आई होप आपने जो है इसको नोट कर लिया है। डन। आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ क्वेश्चन पे डियर। इस टॉपिक को खत्म करते हैं डियर। आज पूरा लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे आज ही। तो जी क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, आपको क्वेश्चन में दे रखा है लाइफ इंश्योरेंस फंड ऑफ प्रकाश लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वाज 34 लाख एज ऑन 31 मार्च 26। तो लाइफ इंश्योरेंस फंड का बैलेंस आपको दे रखा है 34 लाख। इट्स एक्चुअल वैल्यूएशन ऑन 31 मार्च 26 डिस्क्लोज नेट लायबिलिटी ऑफ 28 लाख 80,000। तो आपको एक्चुअल वैल्यूएशन से नेट लायबिलिटी दे रखी है, यहां से आपका प्रॉफिट निकल आएगा वैल्यूएशन बैलेंस शीट बना के। इंटरिम बोनस ऑफ 40,000 वाज पेड टू द पॉलिसी होल्डर्स ड्यूरिंग प्रीवियस 2 years। इंटरिम बोनस पे किया है। इट इज नाउ प्रपोज टू कैरी फॉरवर्ड 1,10,000 टू डिवाइड द बैलेंस बिटवीन पॉलिसी होल्डर्स एंड द शेयर होल्डर्स। कंपनी ने डिसाइड किया कि 1,10,000 वो आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एज पर माई एग्जाम्पल सेम है, चुरा लिया इंस्टीट्यूट। उसके बाद शो वैल्यूएशन बैलेंस शीट एंड नेट प्रॉफिट फॉर द 2 year पीरियड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट्स। 3 चीजें आपको बनानी है डियर। तो एक एक करके तीनों निकालते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखो क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 वैल्यूएशन बैलेंस शीट। यहां पे लिखो वैल्यूएशन ए पार्ट, वैल्यूएशन बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2026। ठीक है, वैल्यूएशन छोटी सी बैलेंस शीट बनेगी। फॉर्मेट बना लो यहाँ पे छोटा सा, लो यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, ऑल राइट डियर। सबसे पहले आप जानते हो यहां पे क्या आता है। आपकी जो क्रेडिट साइड है यहां पे आ जाएगा आपका बैलेंस ऑफ आपका लाइफ एश्योरेंस फंड। लाइफ एश्योरेंस फंड, ठीक है, आपको दे रखा है इसका बैलेंस कितना गिवन है 36, कितना था यहाँ पे 36 34 लैक्स और 2880 का नेट लायबिलिटी है 34 लैक्स। और यहां पे दे रखी है, यहां पे बाय आएगा बाय टू नेट लायबिलिटी एज पर एक्चुरीज वैल्यूएशन।
28,80,000। डियर, फंड का बैलेंस यहां पे ज्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट निकल के आएगा सरप्लस टू सरप्लस, यानी कि आपका प्रॉफिट निकल के आ रहा है। बताओ बैलेंसिंग फेयर से कितना आएगा? 34 लाख में से माइनस कर दो आपका 28,80,000। 34 लाख में से माइनस कर दो 34 लाख माइनस 28,80,000। सर 5,20,000 का प्रॉफिट निकल के आ रहा है। 5,20,000। तो डियर यहां पे आ गया आपका 5,20,000 का आंसर। ठीक, नेट प्रॉफिट आ गया। अब हम बनाएंगे आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। ठीक, यहां पे लिखो अगला हेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट फॉर्मेट आप जानते हो क्या रहने वाला डियर। ठीक, तो यहां पे सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग होगी प्रॉफिट एज पर वैल्यूएशन बैलेंस शीट। वैल्यूएशन बैलेंस शीट ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो 5,20,000 आएगा यहाँ पे। यही वाला यहाँ पे 5,20,000 आ जाएगा। क्वेश्चन में आपको एक वो बोनस दे रखा है, इंटरिम बोनस। कितना है? इंटरिम बोनस है डियर आपका 40,000 का। ठीक है, और 1,10,000 कैरी फॉरवर्ड करना है। तो यहां पे लिखो मेरे साथ आपका, ऐड कर दो इसके अंदर इंटरिम बोनस। ऐड इंटरिम बोनस पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस 2 years। प्रीवियस 2 years आपने 40,000 का इंटरिम बोनस पे किया था पिछले 2 साल में। तो बोनस पे करने से पहले का प्रॉफिट आपका कितना रहा होगा? आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा यहां पे 5,60,000। ठीक है, 5,60,000। अब यहां पे डियर इसमें से हम लेस करेंगे अमाउंट प्रपोज्ड टू बी, थोड़ी राइटिंग गंदी आ रही है, मैं इसको ऊपर कर रहा हूं। अमाउंट प्रपोज्ड टू बी कैरीड फॉरवर्ड, ये आ गया आपका 1,10,000 रुपए। इसमें से लेस कर दो तो ये बचेगा आपका 4,50,000। ये आ गया आपका प्रॉफिट का बैलेंस। इसमें से हम निकालेंगे आपका 90% डियर, 95% शेयर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। शेयर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स 95%। ठीक है, तो ये आ गया आपका, इसका 95% निकाल दो। 4,50,000 इंटू में 95%, 4,27,500। ठीक, अब डियर इसमें से मैं लेस कर दूंगा जो इंटरिम बोनस आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, लेस इंटरिम बोनस ऑलरेडी पेड। भाई ये तो पॉलिसी होल्डर्स का 95% है ना, और यहां पे इसमें आप इनको ऑलरेडी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दे चुके हो, तो इंटरिम बोनस ऑलरेडी पेड यहां से मैं माइनस कर दूंगा आपका 40,000 का। तो निकल आएगा मेरे पास आपका अमाउंट ड्यू टू पॉलिसी होल्डर्स। अमाउंट ड्यू टू पॉलिसी होल्डर्स ये आ गया 3,87,500। 3,87,500। अब यहां निकल के आएगा आखिरी में आपका अमाउंट ड्यू टू शेयर होल्डर्स। अमाउंट ड्यू टू शेयर होल्डर्स ये आ जाएगा आपका 4,50,000 का 5%। कितना हो गया? 22,500। यहां खत्म होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। तो ये थे आपके वैल्यूएशन बैलेंस शीट और आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। एक बार प्लीज इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर हम चलते हैं डियर आखिरी क्वेश्चन पे और आपका आज का टॉपिक खत्म करते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। प्लीज नोट इट डाउन वीडियो पॉज करके।
डन। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। आप आ जाओ डियर आपके ये नीचे वाले पार्ट पे, इसको भी नोट कर लो। एक मिनट ये हटा देता हूं। ऑल राइट डियर, आई होप आपने जो है इसको नोट कर लिया है। ठीक है, अब आ जाओ आखिरी क्वेश्चन पे आपके लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में, आखिरी क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं आपको क्या दिया है। देखो यहां पे आपको दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ वेल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड प्रिपेयर अ वैल्यूएशन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 26। अगेन वही दोनों चीजें करनी है, एक तो वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनानी है और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनाना है, लेकिन also pass necessary journal entries to record the above transactions with narrations। अब आपको एंट्री भी पास करनी है। सर एंट्री तो आपने लिखवाई नहीं, अभी बता दूंगा डियर, बहुत सिंपल एंट्रीज हैं, ठीक है, बच्चों वाली एंट्री हैं। सबसे पहले बैलेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस फंड आपको दे रखा है, यहाँ पे लैक्स में फिगर है डियर, 167,15,000 हो जाएगा ये, 25 लाख रुपए हो जाएगा ये, 240 लाख रुपए, 165 लाख रुपए। ठीक है, क्योंकि हमें डियर परसेंटेज भी निकालनी है तो हम सारे फिगर्स पूरी पूरी लिखेंगे, मैं लैक्स में नहीं लिखूंगा। आप पर्सनली लिख सकते हो, मैं लैक्स में नहीं लिखूंगा, मैं पूरी पूरे जीरो लगा के लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये दे रखा है इंटरिम बोनस है, बैलेंस ऑफ रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ रेवेन्यू अकाउंट दे रखा है आपको 31 मार्च 26 का। उसके बाद आपको दिया है नेट लायबिलिटी एज पर वैल्यूएस सर्टिफिकेट आपका 165 लाख। डियर एक मिनट जरा होल्ड रखना। हाँ जी, तो यहां पे डियर आपको यहां पे एक नया आइटम दिया है, एक तो बैलेंस दिया हुआ है लाइफ एश्योरेंस फंड का 1 अप्रैल 25 को 167 लाख, और बैलेंस ऑफ रेवेन्यू अकाउंट दिया है फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 26 का 240 लाख। अब यहां पे डियर आपको पहला टॉपिक याद होगा, पहला टॉपिक मैंने आपको क्या कराया था, पहला टॉपिक मैंने आपको कराया था आपका ये वाला स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? स्टेटमेंट शोइंग लाइफ एश्योरेंस फंड। तो यहां पे डियर जो लाइफ एश्योरेंस फंड का स्टेटमेंट है, बेसिकली जब हम क्लोजिंग बैलेंस निकालते थे लाइफ एश्योरेंस फंड का, ये क्लोजिंग बैलेंस जो होता है ना, क्लोजिंग बैलेंस, यही आपका रेवेन्यू होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में आप इसको यहां पे रेवेन्यू अकाउंट भी कह सकते हो। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दो तरीके के बैलेंस दिए हैं क्वेश्चन के अंदर, दो तरीके के। पहला जो बैलेंस आपको दिया हुआ है वो आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है लाइफ एश्योरेंस फंड का 167 पॉइंट आपका 15 लाख, लेकिन जो क्लोजिंग बैलेंस है रेवेन्यू अकाउंट का, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, यहां पे ये लाइफ एश्योरेंस फंड का क्लोजिंग बैलेंस ही है। तो आपको क्वेश्चन में ये यूज नहीं करना ओपनिंग, क्योंकि इसकी डेट देखो 1 अप्रैल 25, जो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है रेवेन्यू अकाउंट का, यहां से लाइफ एश्योरेंस फंड ही आपका निकलता है, वो आपका 240 लाख है। तो ये आपको वैल्यूएशन बैलेंस शीट के अंदर यूज करना है। क्लोजिंग बैलेंस राइट साइड में आएगा और लेफ्ट साइड में आपका नेट लायबिलिटी आएगी। तो 167.15 का आपका यहाँ पे काम नहीं है डियर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ऑल राइट। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, आगे दिया है क्वेश्चन में, द कंपनी डिक्लेयर्स रिविजनरी बोनस ऑफ 185 पर 1000 रुपीज and gave the policy holders an option to take bonus in cash at 105 per 1000। हर 1000 रुपए पे एक रिविजनरी बोनस दिया है डियर। रिविजनरी बोनस का मतलब होता है आपका बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम। मतलब सिंपल लैंग्वेज में डियर, जो आपका रिविजनरी बोनस है
वो अब वापस से आपके लाइफ एश्योरेंस फंड में ऐड कर दिया जाता है। ये मैं आपको थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा, पहले हम बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं जो बातें आप सीख चुके हो ऑलरेडी। उसके बाद आपको दिया है कैश का बोनस दिया हुआ है 1,000 रुपए का। ओके, टोटल बिजनेस कंडक्टेड बाय द कंपनी वाज 600 lakhs। ठीक है, द कंपनी इशूड प्रॉफिट पॉलिसी ओनली। अच्छा, 3/5 ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स वैल्यू ऑप्टेड फॉर कैश बोनस। डियर, जो नीचे वाला पैराग्राफ है इसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम ऊपर वैल्यूएशन बैलेंस शीट और आपका डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट बना लेते हैं। ठीक है, तो आ जाओ मेरे साथ, यहां पे लिखो, यहां पे क्वेश्चन नंबर आपका 3, वैल्यूएशन बैलेंस शीट। और एक ऊपर ना आपको ये भी लिखना पड़ेगा, कंपनी का नाम आपको दिया है, तो बुक्स ऑफ लाइफ, सॉरी वेल लाइफ, आपको कंपनी का नाम दिया है बुक्स ऑफ वेल लाइफ एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक, तो यहां पे आपको बनानी है वैल्यूएशन बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2026। जल्दी से बना लो, फॉर्मेट छोटा सा, डन। इसके क्रेडिट साइड में आएगा बाय लाइफ एश्योरेंस फंड। ये ध्यान देना, एज पर रेवेन्यू अकाउंट आएगा, एज पर रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट से जो निकला है, क्योंकि 31 मार्च का बैलेंस वही है 240 lakhs। तो 240 लाख मैं पूरा लिखूंगा डियर, सारी फिगर्स जीरो के साथ, 240 lakhs। यहां पे लिखो डेबिट साइड में आपका टू नेट लायबिलिटी एज पर एक्चुरीज वैल्यूएशन। ये क्वेश्चन में देखते हैं कितनी गिवन है आपको। ये 165 लाख गिवन है डियर, 165 लाख। ठीक है, 165 लाख। तो 240 लाख में से 165 आप माइनस कर दो, माइनस 165, 75 बच रहा है डियर। यहां आ गया आपका आपका सरप्लस, टू सरप्लस नेट प्रॉफिट 75 लाख। ठीक है, टोटल कर दो 240 लाख और आपका 240 लाख। तो यहां पे आ गया आपका वैल्यूएशन बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है। अब बनाते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। आ जाओ, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट सबसे पहले आएगा यहां पे सरप्लस या फिर प्रॉफिट एज पर वैल्यूएशन बैलेंस शीट। ये आ गया आपका, कितना आ गया, 75 lakhs। ठीक, 75 lakhs। अब इसमें हम क्या करेंगे डियर, इसमें हम ऐड करेंगे आपका इंटरिम बोनस पेड। क्वेश्चन में आपको इंटरिम बोनस ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एक बार चेक कर लो, इंटरिम बोनस 25 lakhs। और इसमें डियर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आपको करके नहीं दिया, तो इंटरिम बोनस ऐड करते ही आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, मतलब बैलेंस आ जाएगा। तो यहां पे ऐड कर दो 25 लाख रुपीस का आपका इंटरिम बोनस। ये आ गया आपका 100 लाख रुपए, 100 lakhs। और यही है आपका बैलेंस प्रॉफिट डियर। इसी को आप क्या कह दोगे, आपका बैलेंस। मतलब यही प्रॉफिट है जो आपको बांटना है डायरेक्टली, बिना कैरी फॉरवर्ड किए। आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं दे रखा क्वेश्चन में कि कितना प्रॉफिट अलग करना है। ठीक, अब इसमें से शेयर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, जो कि 95% होता है, तो ये हो गया आपका 95 लाख। ठीक,
95 लाख। एक मिनट डियर, 95 लाख थोड़ी होगा, 100 लाख था ना, तो 2 जीरो और आएंगी। 100 lakhs, नहीं नहीं, 95 लाख ही होगा ये, क्योंकि ऊपर 75 लाख है ना, 75 लाख हो गया, 25 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ में से 95%, 95 लाख ही होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, 95 लाख, पता नहीं क्या हो गया। ऑल राइट, इसमें ऐड कर दो आपका, ऐड कर दो इंट्रिम, ऐड नहीं सॉरी, इसमें से लेस कर दो, इसमें से आप लेस कर दो। मैंने इरेजर चूज करी है भाई, इरेजर सिलेक्ट हो जा, हो जा यार, अब हो जा जल्दी, ये कभी कभार अटक जाता है। 1 मिनट डियर, इसमें थोड़ी आत्म आ गई है आज। ऑल राइट, इसको एक बार यहां से रब कर देते हैं। ठीक, तो यहां पे लिखो मेरे साथ आपका लेस। ऑल राइट, इसमें से आप लेस कर दो इंट्रिम बोनस ऑलरेडी पेड, ऑलरेडी पेड। तो आप इंट्रिम बोनस 25 लाख रुपए ऑलरेडी आप यहां पे पे कर चुके हो। तो अमाउंट ड्यू टू पॉलिसी होल्डर्स निकाल लो कितना आएगा। ये आ जाएगा आपका 0 और 9 में से 2 गए 7, 70 लाख रुपीस। ठीक, आखिरी में निकाल दो आपका शेयर ऑफ शेयर होल्डर्स, यहां पे आ जाएगा आपके ये 100 लाख रुपीस का, 100 लाख रुपीस का 5%, यानी कि 5 लाख रुपए। लो जी, यहां पे खत्म होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। अब डियर, हमें कैलकुलेशन करनी है बोनस की, ठीक है, तो यहां पे मेरे साथ लिखो एक छोटी सी कैलकुलेशन, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, और क्वेश्चन को आखिरी में पढ़ते हैं, आपको क्या दिया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ कैश एंड रिविजनरी बोनस। देखो, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज दे रखी है कि इस कंपनी ने टोटल बिजनेस कितना कंडक्ट किया, टोटल बिजनेस कंडक्टेड 600 लाख रुपए है। ठीक, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। अब जो भी पूरे साल में बिजनेस आपका कंडक्ट होता है डियर, जो भी पूरे साल में आपका बिजनेस कंडक्ट होता है, उस पूरे साल के बिजनेस में जो आप बोनस बांटते हो, वो कैसे बांटते हो, वो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दे रखा है। कितना दे रखा है एक बार देख लेते हैं। द कंपनी डिक्लेयर्स रिविजनरी बोनस ऑफ 185 रुपीज पर 1000 रुपीज, ठीक, एंड gave the policy holders an option to take bonus in cash 105 per 1000 रुपीज। तो हर 105 रुपए 1000 रुपए पे कैश बोनस है, और 185 रुपए पर 1000 रुपीज पे आपका रिविजनरी बोनस है। तो पहले तुम्हें बोनस निकालने हैं दोनों, ठीक है। इसके बाद लिखा है द कंपनी इशूड प्रॉफिट पॉलिसी ओनली 3/5 ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स ऑप्टेड फॉर कैश बोनस। डियर, पॉलिसी होल्डर्स में से 3/5 आदमियों ने आपका कैश बोनस चूज किया। तो यहां पे मेरे साथ लिखो, यहां पे मेरे साथ लिखो आपका वर्किंग नोट के अंदर ऑप्टेड फॉर कैश, ऑप्टेड फॉर कैश इज इक्वल टू 600 लाख इन 2 में 3/5। तो कितने पॉलिसी होल्डर्स ने आपका कैश बोनस ऑप्ट किया, ये था 600 लाख इंटू में 3/5, निकल के आ रहा है डियर 360 लैक्स।
ठीक। अब इनको जो कैश बोनस दिया जाएगा वो दिया जाएगा कैश बोनस इज इक्वल टू 360 लाख रुपए का 105 रुपए हर 1,000 रुपए पे, ये आपका कैश बोनस है। भाई टोटल बिजनेस में से 3/5 कैश बोनस ने आपका ऑप्ट किया, उसमें से हर 1,000 रुपए पे 105 रुपए उनको दिए जा रहे हैं, तो इनका कैश बोनस निकल आएगा यहां से इंटू 105 डिवाइडेड बाय 1000, 37,80,000। ये आ गया आपका कैश बोनस। ठीक है, ये आ गया आपका कैश बोनस। अब ऐसे ही आपको निकाल देना है आपका रिविजनरी बोनस। तो ऑप्टेड फॉर रिविजनरी, ऑप्टेड फॉर रिविजनरी बोनस इज इक्वल टू 600 लाख इनटू में 2/5, तो ये आ गया आपका 6 दूनी 12, 120 लाख, नहीं सॉरी 12 दूनी 24 लाख, 240 होगा डियर, 240 लाख, 240 लाख। ठीक। अब इसमें से 185 रुपीज पर 1,000 रुपीज आपको बोनस देना है, तो रिविजनरी बोनस यहां से निकल के आ जाएगा, रिविजनरी बोनस इज इक्वल टू 240 लाख रुपए का 185 रुपीज पर 1,000, निकालना कितना आ रहा है, 240 लाख इंटू में 185 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ गया आपका 44,40,000। तो जी रिविजनरी बोनस आपका यहां पे आ गया। अब आपको इसमें पास करनी है आपकी जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। डियर आपको यहां पे टोटल में 3 जर्नल एंट्री पास करनी है। कौन कौन सी मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन सी। देखो सबसे पहले जो आपका लाइफ एश्योरेंस फंड था, आपका प्रॉफिट जो आपने निकाला, इस प्रॉफिट को आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। ठीक है, ये जो 75 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट आपने निकाला, इसको हम पहले ट्रांसफर करेंगे लाइफ एश्योरेंस फंड से निकाल के आपके सरप्लस में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पहली एंट्री तो बहुत सिंपल है डियर, पहली एंट्री लिखो, पहली एंट्री लाइफ एश्योरेंस फंड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 75 लाख रुपीस। जो प्रॉफिट आपने वैल्यूएशन बैलेंस शीट से निकाला, उसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहां लिखो सरप्लस या फिर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर वैल्यूएशन बैलेंस शीट। तो जी फर्स्ट एंट्री यहां पे आपने पास कर दी, कितनी सिंपल एंट्री थी फर्स्ट एंट्री। अब दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री डियर जो आपको बोनस पे करना है, वो प्रॉफिट एंड लॉस से, इसी प्रॉफिट में से आपको पे करना है। तो यहां पे डियर आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और टू आपका कैश अकाउंट, या फिर नहीं कैश तो डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगी, एक लायबिलिटी पैदा होगी यहां पे, एक लायबिलिटी आपको पैदा करनी पड़ेगी डियर। उस लायबिलिटी का नाम है यहां पे बोनस पेबल इन कैश, टू बोनस पेबल इन कैश अकाउंट। और ऊपर आप अमाउंट, कैश का अमाउंट ऑलरेडी निकाल चुके हो, आपका 37,80,000। 3780 और 3780 नरेशन लिखो मेरे साथ, बोनस पेबल इन कैश टू पॉलिसी होल्डर्स। अब आते हैं डियर आखिरी एंट्री पे, सबसे आसान एंट्री।
आपको रिविजनरी बोनस देना है तो तीसरी एंट्री में P&L फिर से डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और रिविजनरी बोनस क्या होता है डियर, ये मैं आपको भी बताऊंगा दोबारा से, ठीक है। आप क्या करोगे, जो बोनस आपको रिवीजन के तौर पे देना है, जो प्राइसिंग के रिवीजन के तौर पे देना है, वो वापस से आप उस बोनस को लाइफ एश्योरेंस फंड में डाल देंगे, ठीक है। ये क्या होता है बताता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आपका लाइफ एश्योरेंस फंड अकाउंट, लाइफ एश्योरेंस फंड अकाउंट। तो जो बोनस था आपका कितना था, 44,40,000। और नरेशन लिख दो यहां पे, रिविजनरी बोनस ट्रांसफर्ड टू लाइफ एश्योरेंस फंड अकाउंट। ये था आपका आखिरी एंट्री और यहां पे आपका जो क्वेश्चन है वो खत्म होता है। अभी मैं आपको टाइम देता हूं वो आपका नोट करने का। तो पहले सबसे पहले वैल्यूएशन बैलेंस शीट बना लो, 10 सेकंड का टाइम दूंगा, उससे ऊपर नहीं दूंगा, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन जल्दी से, वैल्यूएशन बैलेंस शीट। डन। अब आ जाओ आपके नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट पे। ऑल राइट, अब आ जाओ आपके बोनसेस पे, जल्दी से नोट इट डाउन प्लीज। एट लास्ट एंट्रीज एक बार यहां पे पास कर लो नरेशन के साथ। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं रिविजनरी बोनस का मतलब क्या होता है डियर। देखो, रिविजनरी बोनस एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे मान लो आपने लाइफ इंश्योरेंस कराया 1 करोड़ रुपए का, ठीक। अब आप क्या कर रहे हो, हर साल प्रीमियम दे रहे हो, प्रीमियम दे रहे हो, प्रीमियम दे रहे हो, कंपनी के पास प्रीमियम आ रहा है और कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया। तो ये बोनस क्या होता है, मान लो ये 10,000 रुपए का बोनस है, तो कंपनी क्या करती है, हर साल जो रिविजनरी बोनस होता है वो आपके क्लेम में ऐड कर देती है, जो आपको यानी कि आपके क्लेम का रिवीजन हो जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं आपका रिविजनरी बोनस, राइट। एक होता है बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, हाँ, प्रीमियम रिड्यूस कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है रिविजनरी, यानी कि आपके क्लेम का रिवीजन, एक्स्ट्रा जो आपको क्लेम पे करना पड़ेगा आपको ये रिवीजन करने के बाद, तो ये होता है आपका रिविजनरी बोनस। अब यहाँ पे आपका जो टॉपिक है और आपका लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का जो टॉपिक है वो खत्म होता है, पूरा एक ही क्लास में आपका खत्म हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपका जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस। और यहाँ पे डियर मैं आपकी क्लास को जो है ओवर करता हूँ, मिलूंगा मैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।